Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. Today's video is all about whether you should opt for your rechecking of the PT exam or not. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये आर्ग्यू करना चाहूँगा कि वाई दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, और मैं इसमें ये भी समझाऊंगा आपको कि कब आपके पास चांस है कि आप इसको रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा वाई it is the right time for you to prepare the PT because the time is short. September intake जो है सर पर है, कम टाइम में PT is your go-to option because that you can prepare in the less amount of time. So let's get started with it. First of all, recently we made a video on the rechecking and the technical review of the PT exam. अच्छा, PT previously ये ऑप्शन मतलब ऑफ़र नहीं कर रहे थे, वो भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये ऑफ़र करना स्टार्ट किया है. पहली चीज़ आपने ये समझनी है, देखो 50% फ़ी के ऊपर आप उसको रीचेक करवा रहे हो, मतलब $125 जो है, और अगेन फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो कुछ टैक्स पड़ेंगे, तो वो जो 35-36 हज़ार बनेगा उसके ऊपर आप उसको रीचेक करवा रहे हो. रीचेक वो ओवरऑल रीचेक करेंगे, वो किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को जो है वो रीचेक नहीं कर रहे. जैसे हम अगर हम आइल्स के साथ कंपैरिजन करें ना इसका यहाँ पर, तो आइल्स में क्या कहते हैं कि स्पेसिफिकली मुझे अपना रीडिंग रीचेक करवाना है. अगर मार्क्स बढ़ गए तो ठीक है, ओवरऑल भी चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. अब बिकॉज फॉर दिस टेस्ट इट इज़ कम्प्लीटली AI बेस्ड, इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर चेक्ड टेस्ट, तो प्रॉब्लम आ जाता थोड़ा सा. अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको कहेंगे कि हम ह्यूमन पोर्शंस जो हैं वो चेक करके बताएंगे, मतलब स्पीकिंग के मोस्टली रीचेकिंग के अंदर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, देखो दो क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हम अब ह्यूमन एग्जामिनर्स को क्रॉस चेक करें. कौन सा है? रिटेल लेक्चर है आपका, और दूसरा कौन सा है? डिस्क्राइब इमेज वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका ह्यूमन एग्जामिनर देख रहा है कि आपने कवर किया है कॉन्टेंट या नहीं किया, या अगर आपने PT कोड दिया है तो आपका रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन और डिस्क्राइब इमेज वाला क्वेश्चन है. ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है. बाकी जो AI ने मार्क किए हैं उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, उसमें गलती के एरर भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में उसने कोई ऐसा आपने पिक किया और उसने नहीं किया और नेगेटिव मार्किंग हुई जो चेंज हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी अपने जहन से निकाल देनी चाहिए. तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पूरे टेस्ट में दो क्वेश्चन हैं सिर्फ कि जिसके अंदर थोड़ा सा एक एलिमेंट है, या ज़्यादा से ज़्यादा कह लो कि चलो राइटिंग में हो सकता है कि राइटिंग में वो क्रॉस चेक कर लेंगे कि कहीं उसने ब्रूटली मार्क तो नहीं किया हुआ, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स ये वो इधर उधर हो सकते हैं. बट ओवरऑल एक पूरे टेस्ट के अंदर कोई समझ लो कि कोई हार्डली कोई 10% भी नहीं बनेगा शायद, या उतना कर लो कि जिसमें चांसेस हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए. और फिर देखो उसमें रियलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एंड यू आर इन्वेस्टिंग सच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ अ चांस विच यू माइट अवेल, यू माइट नॉट. सो व्हाट वुड बी अ गुड चॉइस? टू गो फॉर अनदर टेस्ट. ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिबल है. मुझे पता है पैसे उसमें ज़्यादा लग रहे हैं, आप 50% और ऐड कर रहे हो उसके अंदर, आप 70,000 लगा रहे हो उसके ऊपर, लेकिन देखो उसमें ये चांस भी तो है ना कि बाकी मॉड्यूल्स में भी बढ़ जाएंगे. आप दोबारा से अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें चीज़ हो सकती है. तो अगर मैं जेन्युइनली आपको कभी भी एडवाइस, अगर एज अ ब्रदर एज अ टीचर मैं आपको एडवाइस दूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ गो फॉर अ कंप्लीट अनदर टेस्ट रादर देन गोइंग फॉर दिस रीचेकिंग पार्ट. टेक्निकल रिव्यू की अगर बात करें, जो दूसरा एलिमेंट है कि जी मैं $50 पे करके टेक्निकल रिव्यू कर सकता हूँ, वो एक अच्छा ऑप्शन है. वो कब ऑप्ट करना है आपने? देखो आपका अगर रिजल्ट आया और उसमें आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे आपकी स्पीकिंग में आते थे 60, 65, कभी कभी 70 तक भी आ जाते थे, आपका डिस्क्राइब इमेज बड़ा फ्लुएंट था, स्मूथ था, सारा कुछ था. आपने जब रियल एग्जाम दिया तो आपके स्पीकिंग के अंदर कोई 38 या 35 मार्क्स आए. अब वो लॉजिक नहीं बनती कि आप एक बंदा जो प्रैक्टिस में 60, 65 ले रहा है वो 38 ले ले, पॉसिबल नहीं है. देखो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस का 2-3 नंबर का डिफरेंस आता है इन द रियल एग्जाम. 2-3-4 ऊपर चले जाओगे, 2-3-4 नीचे आ जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं. ऐसा नहीं है कि एक 65 वाला बच्चा उठकर 35 पर आ जाएगा. अगर इतना डिफरेंस है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, देन यू शुड बी कंफर्म दैट इट वाज अ टेक्निकल एरर एंड इट वाज ऑन सेंटर्स, कह लो कि उनका फॉल्ट है, एंड यू कैन क्लेम दैट एंड यू कैन चैलेंज इट. बट अगर आपके सारे मॉड्यूल्स में ओवरऑल थोड़े बहुत कम हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं अगर आपको जैसे कि हमारा स्पीकिंग हमारी रीडिंग में नंबर ऐड करता है, ठीक है, अब आपने देखा कि आपको रीडिंग वाले जो हैं वो सिग्निफिकेंटली उसके अपने पोर्शन के नंबर भी नहीं मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ही के जो है वो टेस्ट में फॉल्ट था. मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी स्पीकिंग से वहाँ पे आते हैं रीडिंग और उसी से नंबर उठते हैं, लेकिन चलो कितने मार्क्स आते हैं, कोई 35 मार्क्स आते हैं. उसके अलावा आपकी रीडिंग में अच्छे आने चाहिए नेचुरली, अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है. अगर आपके उसमें भी ड्रास्टिकली कम है तो फिर अगेन आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है. तो अगर आपकी प्रिपरेशन से
इतना डिफरेंस आपको आ रहा है, तो देन यू शुड गो फॉर द टेक्निकल रिव्यू, बिकॉज दैट्स व्हेन यू कैन सेव योर मनी। उसमें होगा क्या कि जब उनको ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे की स्पीकिंग ठीक है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, या फिर उसमें कोई माइक में एरर है, या फिर उस ऑडियो में एरर आ रहा है, तो वो आपको आपके $50 भी वापस करेंगे, आपके $225 भी वापस करेंगे, और आप दोबारा से टेस्ट बुक करा के जो है वो अपीयर हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है तो यू शुड गो फॉर द टेक्निकल रिव्यू, नॉट फॉर द रीचेकिंग। दैट इज अ गुड ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं कि वाई दिस इज द राइट टाइम एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। देखो, अब टाइम जेन्युइनली बहुत कम रह चुका है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अब वो क्लेम करते हैं कि जी हमने जाना है, इसी इनटेक में जाना है, और अब बाकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं यहाँ पर, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट कंप्लीट माई टेस्ट। आई थिंक this is a right time because it is one of those tests which requires sheer attention and in which you have a lot of practice questions at your disposal. मैं अगर बात करूँ ना आइल्स की, जैसे हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, देखो एक ऐसे अगर आप लिखने बैठो, मिसाल के तौर पे आपने राइटिंग का मॉड्यूल करना है, आपने टास्क 1 टास्क 2 लिखना है, एक दिन में आप कितनी लिख लोगे? 2 ऐसे लिख लोगे, 3, उसके बाद आप ड्रेन हो जाओगे, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे मेजर सेक्शन हैं वो स्पीकिंग है और लिसनिंग है, वो पूरा जो टेस्ट है वो हाफ एन आवर का है, और उसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, एक जैसी नहीं है, और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसी तरह लिसनिंग हाफ एन आवर का है, तो वो आप मल्टीपल टेस्ट दे सकते हो। तो जो मतलब मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो। एक तो प्रैक्टिस मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो आप उसको टाइम ज़्यादा डेडिकेट कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने 15 से 20 दिन में प्रिपेयर करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट याद रहे इसमें कि आपका जो तरीक़ेकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पीटी की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसका एक जेनेरिक ओवरव्यू ले लो और उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्वेश्चन काम कैसे करते हैं, सेक्शंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उन सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सिर्फ उसके ऊपर आपने एफर्ट पुट करनी है 80% ऑफ द टाइम। बाकी 20% आपने उन क्वेश्चंस पे करनी है जो इतने ज़्यादा उसमें रोल अदा नहीं करें। सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने कितना शफल करना है, किस चीज़ में मैंने टेम्पलेट पे रिलाई करना है और किस में मैंने खुद करना है। जैसे मैं आपको अगर लेट से सजेस्ट करूंगा ना, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जो पोर्शन है आपका रीटेल लेक्चर वाला, उसके अंदर टेम्पलेट पे ज़रूर करो, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखो, लेकिन उसमें कीवर्ड्स को पिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इमेज की तरह हम रैंडम उसमें चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते। देखो डिफरेंस समझो ज़रा कि डिस्क्राइब इमेज में मुझे पता है कि मैंने इंट्रो देना है, मैंने उसमें बॉडी पैराग्राफ देना है और मैंने उसमें कंक्लूजन देना है। बॉडी पैराग्राफ के अंदर मैंने कंपैरिजन करना है। हमेशा जब भी ग्राफ आएगा पैटर्न एक रहना है, ग्राफ का कंटेंट डिफरेंट होगा बट करना मैंने कंपैरिजन ही है। मुझे पता है कि मैंने कंपैरिजन करना है, तो एक आपका माइंडसेट उस चीज़ के ऊपर फिक्स्ड है। बट इन डिटेल लेक्चर टॉपिक डिफरेंट होगा, कीवर्ड्स और तरह के होंगे, मुश्किल हो सकते हैं, वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपसे पिक ना हो, टॉपिक ऐसा आ सकता है जो आपने पहले कभी सुना भी ना हो जिसके बारे में। तो आई गेस उसमें यू नीड मोर ऑफ अ रियल टाइम प्रैक्टिस as compared to relying mostly on the template. Template will just give you the structure, but what you will fill in the structure depends on the moment when you will be giving the test. So it is important to learn how to write the words and make sentence out of it. तो उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो टेक्निक इन्वॉल्व है, उसके अंदर टेम्पलेट सिंपली इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली अगर हम रीड अलाउड की बात करें, सिंपल तरीन क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर उसको बोलना कैसे है, उस पर एम्फेसिस कितना करना है, उसका फ्लो क्या रखना है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो उसके अंदर अगेन टेक्निक इन्वॉल्व है। कंटेंट को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हर बंदे ने देख के पढ़ देना उसको, तो उसके अंदर है। और जहाँ तक बात रह गई हमारे मतलब जितने भी मेजर क्वेश्चन है, किसी के अंदर टेक्निक है, किसी के अंदर टेम्पलेट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू बी रियली गुड एट इट. And I would suggest that if you just have a short time and you just really want to do good in your PT, just put a lot of effort on your speaking portion and on your listening portion, and that's it. You don't have to put much attention to the reading. कम भी आ रहे हैं तो it's fine. You don't have to put a lot of attention on your writing. Writing में template याद कर लो. Writing is one of the questions I would say कि you can blindly follow the template, because in writing it's more of a grammar thing. It's more of a स्पेलिंग थिंग रादर देन द कंटेंट. तो उसमें यानी कि अगर आप बहुत भी कोई वेल क्वालिफाइड ऐसे भी लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई ड्रास्टिक नंबरों में चेंज आ जाना है, नहीं आने वाला. अगर आप टेम्पलेट आपका ऐसा है कि जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें वर्ड चॉइस अच्छी है, तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे और उसको एज इट इज लिख दोगे, यू विल गेट गुड स्कोर इन दैट. सो दैट इज द पोर्शन दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. सो what I'm trying to say is that this is the right moment to prepare for it, and the way to prepare for it is start from your speaking, be very good at it, and then the listening. There are 4 questions in the listening which are extremely important. Be really good at it and just don't worry about the rest of it. Start giving mocks, and
द लास्ट थिंग, बिल्कुल लास्ट एडवाइस ये है कि गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है। और पीटी का मॉक देना इसलिए भी आसान है कि ये 3.5 घंटे 4 घंटे का टेस्ट नहीं है, 2 घंटे का टेस्ट है, और 2 घंटे से भी थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप स्पीकिंग और लिसनिंग थोड़ा सा स्पीड अप, सॉरी लिसनिंग और रीडिंग जो है वो आप थोड़ा सा स्पीड अप कर लो तो आप उससे भी कम में कर सकते हो। तो अब इसकी प्रिपरेशन, फ्रीक्वेंसी, मॉक्स, ये सारा कुछ देना एज कम्पेयर टू द अदर टेस्ट इज़ बिट ईजियर। सो दिस इज़ आई थिंक द राइट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर इट। यू शुड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू know more information about how to get your hands on these real-time mock tests, which will give you the experience and the digital portal, then you must reach out to us, because we have an excellent portal which is difficult, tough. Students really complain about it कि इसमें नंबर नहीं आते, बट जब उनके एग्ज़ाम में आते हैं तो फिर वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ठीक है, इट वॉज़ वर्थ इट। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मामला ना हो तो आपके नॉर्मली जो है वो इस पोर्टल पे प्रिपेयर करने के बाद आपके अच्छे ही मार्क्स आते हैं। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू वांट एनी अदर एडवाइस और हेल्प, यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन दैट। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर IELTS PT लैंग्वेज डॉट ऑक्सफोर्ड, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।